क्या आपके घर में भी जब बच्चा गिर जाता है तो आप भी जमीन पर मारकर "ओए गंदी, मेरे बाबू को माना" कहकर चुप कराते हैं? क्या आपका बच्चा जिद्दी, गुस्सैल बनता जा रहा है? तो कसूर आपके बच्चे का नहीं, आपकी पेरेंटिंग का है। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की 12 स्ट्रैटेजीज की, जिसे हमने एक नामी मनोचिकित्सक, मेंटल हेल्थ और पेरेंटिंग की दुनिया का जाना माना नाम डॉक्टर डेनियल जे सीगल और साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर टीना पेनी ब्रेसिंग ने अपनी बुक द होल ब्रेन चाइल्ड के जरिए दिया है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। हम सब हैप्पी सक्सेसफुल बच्चा चाहते हैं, पर होता क्या है, डेली लाइफ में जब भी बच्चे लड़ते हैं, कोई टेंट्रम थ्रो करते हैं, तो हम सर्वाइव और थ्राइव की अप्रोच लगाते हुए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, डांट कर उनसे अपनी बात मनवा लेते हैं। पर यही समय है जब हमें सही अप्रोच या टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ट्रेन करना है। हम अपने बच्चे की फिजिकल नीड्स, हाइजीन की तो बहुत केयर करते हैं, पर उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हम कोशिश ही नहीं करते। तो आइए देखते हैं ये 12 स्ट्रैटेजीज कैसे हमें अपने बच्चे को एक सफल बच्चे या एक अच्छा मनुष्य बनाने में मदद करेगी। फर्स्ट टेक्निक है कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। इंस्टेड ऑफ कमांड एंड डिमांड वी हैव टू यूज द टेक्निक कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। आप सबको पता ही होगा कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए ऑथर ने हमें 2 टेक्निक्स दी हैं। लेफ्ट ब्रेन रिलेटेड है लॉजिक से, मैथ्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा लेफ्ट ब्रेन से जुड़े विषय हैं, जबकि राइट ब्रेन इमोशंस को दिखाता है। साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा राइट ब्रेन से जुड़े हुए विषय हैं। छोटे बच्चों का राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। हमें अपने बच्चे के राइट ब्रेन से कनेक्ट करके लेफ्ट की ओर मूव करना है। मान लीजिए कि आप रसोई में काम कर रही हैं, तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, पर बच्चा खेल रहा है, उसका राइट ब्रेन एक्टिव है। यदि उसने कुछ गिरा दिया, उसकी बॉल हमें किचन में आकर लगी, तो हम क्या करते हैं, एकदम से उसे डांटने लगती हैं या एकदम से उसे चिल्लाकर बात करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें पहले अपने बच्चे से इमोशनली कनेक्ट करना है, एम्पैथी शो करके, वैलिडेशन के जरिए एक तरह से हमें एनर्जी इंफॉर्मेशन का फ्लो दिखाना है, जिससे उसके लेफ्ट ब्रेन तक हम इंटीग्रेशन कर सकें और इस तरह उसकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद मिल सके। ये थी हमारी फर्स्ट टेक्निक कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट की। पहले बच्चे के राइट ब्रेन से कनेक्ट करें, फिर उसे लॉजिक की ओर रीडायरेक्ट करें। नेक्स्ट टेक्निक इन दोनों ब्रेन्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमें दी गई है, जिसका नाम है नेम इट टू टेम इट। हम अक्सर किसी भी बुरे इंसिडेंट के बाद बच्चे के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसे चॉकलेट दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं और उस घटना के बारे में बात ही नहीं करते, पर यह अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। एक एग्जाम्पल के जरिए बात करते हैं कि एक छोटी बच्ची थी, उसने अपनी केयर टेकर का एक्सीडेंट होते देखा। जब वह अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना चाह रही थी, तो एक तो वो छोटी थी और कुछ वो घबरा गई, तो वो सिर्फ आ ए ई बच्चों की लैंग्वेज में बात कर रही थी। अब पेरेंट्स चाहते तो डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे, पर उन्होंने उस इंसिडेंट्स की डिस्कशन बंद ना करते हुए बल्कि उसके साथ बैठकर उसकी भाषा को और भावना को शब्दों का रूप देते हुए सारी घटना बयान की, उसके साथ हेल्प की, सारी स्टोरी टेलिंग की। तो इस तरह बच्चे के ब्रेन को इंटीग्रेट करने में मदद की। आप बच्चों की सारी बातों को गौर से सुने, उन्हें अपनी भावना प्रकट करने दें। बच्चों को समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग या रोल मॉडल की सहायता ली जा सकती है। लेफ्ट और राइट ब्रेन को इंटीग्रेट करने के बाद बारी आती है अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स ब्रेन को इंटीग्रेट करने की। जी हाँ दोस्तों, नाक से गर्दन तक की जगह में हमारा डाउनस्टेयर्स ब्रेन स्थापित होता है। डाउनस्टेयर्स ब्रेन जन्म से ही पूरी तरह फंक्शनल होता है। बेसिक फंक्शंस जैसे कि सांस लेना, पलक झपकना, दिल की धड़कन, ऐसी भावनाएं इसी एरिया से उत्पन्न होती हैं। गुस्सा और डर भी इसी एरिया से उत्पन्न होता है। अपस्टेयर्स ब्रेन हमारे माथे के पीछे वाले एरिया में स्थापित होता है। डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, फोकस, एम्पैथी जैसी भावनाएं इस भाग से उत्पन्न होती हैं। अपस्टेयर्स ब्रेन 20 साल की उम्र तक विकसित होता रहता है।
इन दोनों ब्रेन्स को इंटीग्रेट करने के लिए ऑथर ने हमें अगली 2 टेक्निक्स के बारे में बताया है। टेक्निक नंबर 3 है एंगेज, डोंट एनरेज। स्ट्रैटेजी के नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थिति में हमें रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। क्या आप सबने एक वायरल रील देखी है जिसमें एक बच्ची अपनी मदर की ऑब्जर्वेशन में अंडे तोड़ रही है और उससे एक अंडा बाहर स्लैब पर ही गिर जाता है, सही नहीं टूटता। तो उसकी मदर उस पर गुस्सा नहीं करती बल्कि एक टॉवल से स्लैब साफ कर देती है और बच्ची अगला अंडा सही से तोड़ देती है। तो इसमें आपने क्या देखा कि बच्ची ने अंडे तोड़ना सीख लिए। बच्ची अगला अंडा सही से तोड़ देती है। तो इसमें आपने क्या देखा कि बच्ची ने अंडे तोड़ने सीख लिए? नहीं, बच्चे ने अंडे तोड़ने के साथ साथ ये सीखा कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की बजाय शांतिपूर्वक उनका हल निकालना चाहिए। डाउनस्टेयर्स ब्रेन हमें सोचने से पहले एक्ट करना सिखाता है। डेंजर की सिचुएशंस में, भूकंप है, कुछ फायर एमरजेंसीज है, उस स्थिति में हमें डाउनस्टेयर्स ब्रेन से काम लेना होता है, जबकि अपस्टेयर्स ब्रेन हमें काम करने से पहले सोचना सिखाता है। जैसा कि हमने बात की कि डाउनस्टेयर्स ब्रेन जन्म से ही एक्टिव होता है, पर अपस्टेयर्स ब्रेन 20 साल की उम्र तक विकसित होता रहता है। तो इसलिए जब हम रिश्तेदार या दोस्तों के सामने बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे को रिश्तेदार बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने डाउनस्टेयर्स ब्रेन के हवाले से बात कर रहा होता है। जब हम बच्चे के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाकर, डिस्कशन करके, फन एक्टिविटीज़ के साथ उसे काम करने के बाद डाउनस्टेयर्स से अपस्टेयर्स की ओर लेकर जाते हैं, तो इन दोनों ब्रेन्स के बीच में हम कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। इन्हीं के इंटीग्रेशन के तहत नेक्स्ट टेक्निक है यूज इट और लूज इट। अपस्टेयर्स ब्रेन एक मसल की तरह है, हम इसका जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही अधिक विकसित होगा, उतना ही अधिक मजबूत होगा। यदि हम इसे इग्नोर करेंगे तो ये अपनी कार्य क्षमता ही खो देगा। इसके लिए हम बीइंग पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ केयर टेकर क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ एक छोटी छोटी मैं आपको 2-3 टेक्निक्स दूंगी जिसके ज़रिए आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। उन्हें अपना निर्णय लेने दें। छोटी सी बात है कि इस वीकेंड पर तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम कोई बुक पढ़ना चाहते हो? क्या तुम टीवी पर कोई क्रिकेट मैच, कोई वेब सीरीज देखना चाहते हो? क्या तुम डिनर के लिए फैमिली के साथ बाहर जाना चाहते हो? तो इस तरह के डिसीजन उन्हें कभी कभी लेने दें कि उनको टी शर्ट्स कौन से कलर की बाय करनी है। नेक्स्ट इज हेल्प देम टू कंट्रोल इमोशंस एंड देयर बॉडी। उन्हें ये भी सिखाएं कि जब उन्हें गुस्सा आए या सैड फील हो तो वो किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे लंबी लंबी सांसें ले सकती हैं, 10 तक गिनती गिन सकती हैं, पिलो को पंच कर सकती हैं, जैसे कि मूड खराब होने पर वो सेल्फ हेल्प देम टू कंट्रोल इमोशंस एंड बॉडी। उन्हें ये भी सिखाएं कि जब उन्हें गुस्सा आए या उन्हें सैड फील हो तो वो किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे लंबी लंबी सांसें ले सकती हैं, 10 तक गिनती गिन सकती हैं, कोई धार्मिक मंत्र आदि का उच्चारण कर सकती हैं, पिलो पंचिंग कर सकती हैं। पर यह सिखाने के साथ साथ याद रखें कि बच्चे में मिरर न्यूरॉन्स भी होते हैं। अगर आप वो चीज़ करते हैं तब बच्चा उसे इमिटेट करेगा, आप सिर्फ प्रीच करके उसे नहीं समझा सकते। नेक्स्ट इज डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड सेंस ऑफ मोरालिटी। जैसे कि रेड लाइट सिग्नल पर रुकना, स्ट्रीट लाइट्स या चौराहे पर खड़े गरीब बच्चों के बारे में चर्चा करना। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप उन्हें नैतिक मूल्यों का भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आप उन्हें नैतिक मूल्य प्रदान कर सकती हैं। मान लीजिए कि आपके बेटे की अपनी छोटी बहन से लड़ाई होगी, बेटे ने उसका टॉय छीन लिया, दोनों में झगड़ा हो गया, बच्चा गुस्से में कह रहा है कि ये तो दुनिया की सबसे गंदी बहन है। अब हम या तो डांट कर टॉय छीन कर दूसरे को वापस दे सकते हैं, या एक को समझा सकते हैं कि भाई तुझे नया टॉय ले देंगे, चुप कर जा। सिचुएशंस कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके बाद आपको अपने बेटे से इस बारे में डिस्कशन जरूर करनी चाहिए कि तुमने ये टॉय क्यों खींचा उससे, क्या तुम्हें खेलना था या सिर्फ उसे एनॉय करना था। और फिर उससे ये भी वार्तालाप करें कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन ने उसे तुम्हें टॉय क्यों नहीं दिया।
इसके पीछे क्या रीज़न है? आपका बच्चा खुद ही ये रीज़न फाइंड आउट करेगा कि वह अभी से टॉय से खुद खेलना चाहती थी, या अभी ये उसका नया ही टॉय था, उसने खुद भी नहीं खेला था। तो इस तरह से जब बच्चा डिस्कशन करता है तो एम्पैथी, मोरालिटी आदि भावनाओं को सीखने के साथ साथ उसका डाउनस्टेयर्स और अपस्टेयर्स ब्रेन का कनेक्शन भी डेवलप होता है। अभी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टेक्निक की, जो है टेक्निक नंबर 5, मूव इट और यूज इट। ब्रेन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, विच रेफर्स टू ब्रेन प्लास्टिसिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि ब्रेन किसी भी एक्टिविटी, स्किल या लर्निंग के हिसाब से फिजिकली, केमिकली और फंक्शनल चेंज होता है, जिससे कि ब्रेन की रीवायरिंग होती है। रिसर्चर्स ने हमें बताया है कि शारीरिक क्रियाएं हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। अगर किसी भी बच्चे का अपस्टेयर ब्रेन से कनेक्शन टूट गया है तो बॉडीली मूवमेंट्स उसे फिर से पाने का सबसे मजबूत जरिया है। योगा, रनिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स आदि ये सब बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी मान्य है। यहाँ तक कि स्माइलिंग भी हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को इफेक्ट करती है। अगर आपसे किसी सिचुएशन में बच्चा शांत न हो रहा हो तो आप सिंपल उसे खड़े हो जाओ, लेट जाओ, एक गिलास पानी लेके आओ, इस तरह की बॉडीली मूवमेंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अब बारी है हमारी नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि है टेक्निक नंबर 6। टेक्निक नंबर 6 है यूज रिमोट ऑफ योर माइंड। लेफ्ट राइट ब्रेन इंटीग्रेशन, अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स ब्रेन इंटीग्रेशन। इन दोनों की एकजुटता के बाद हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। ऑथर ने इस पुस्तक में 2 तरह की मेमोरी का जिक्र किया है, इम्प्लिसिट मेमोरी एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। ये दोनों ही लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी में अनकॉन्शियसली बिना किसी एफर्ट के इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, जबकि एक्सप्लिसिट मेमोरी में जागरूक प्रयासों के द्वारा इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। बाइक चलाना सीखते वक्त, पुस्तक पढ़ते वक्त आदि हम अक्सर एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी कॉन्शियस लर्निंग पर भी फोकस करते हैं, जबकि रिसर्चर्स ने यह साबित किया है कि इम्प्लिसिट मेमोरी भी हमारी ज्ञान और व्यवहार पर असर डालती है। तो मेमोरी इंटीग्रेशन के लिए आइए हम बात करते हैं अपनी टेक्निक यूज रिमोट ऑफ योर माइंड से। जैसा कि हमने स्ट्रैटेजी नंबर 2 में किया था, नेम इट टू टेम इट, कि बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग अपने जीवन की घटनाओं को बताने का सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन जरिया है। उसी प्रकार स्टोरी टेलिंग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी को भी इंटीग्रेट करने का पावरफुल जरिया है। क्या आपने कई ऐसे शख्स देखे हैं जो कहते हैं कि मैं एक बार साइकिल से गिरा था, फिर मैंने ज़िंदगी में कभी साइकिल नहीं चलाया। मैं एक बार स्विमिंग सीखने गया था, पहली बार मुझे ऐसे लगा कि मैं डूब जाऊंगा, उसके बाद मैं तो दोबारा क्लास ज्वाइन ही नहीं की। तो इसका कारण क्या है कि ये एक्सपीरियंसेस हमारी बैड मेमोरीज में चले गए हैं, और क्योंकि हमारी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी इंटीग्रेट नहीं है तो हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ सके। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि अपने इमेजिनरी रिमोट को यूज़ करते हुए फास्ट फॉरवर्ड एंड फॉरगेट की बजाय रिवाइंड एंड रिमेंबर करना है। मान लीजिए आपका बच्चा अचानक आकर कहता है कि उसे कल से इस टीचर के पास ट्यूशन नहीं जाना। अब हम समझा कर या डांट कर या तो भेज देते हैं या नई ट्यूशन टीचर को अपॉइंट कर देते हैं। पर ऐसी परिस्थिति में हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि अपना माइंड का रिमोट यूज़ करते हुए अपने एक्सपीरियंसेस को रिवाइंड करके स्टोरी के रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट करे, अपनी इम्प्लिसिट मेमोरी को एक्सप्लिसिट में बदले, सारी बात की गहराई तक जाएं ताकि उसकी भविष्य में किसी भी ग्रोथ में रुकावट न आए। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट टेक्निक है रिमेंबर टू रिमेंबर। आमतौर पर हमें यही लगता है कि मेमोरी यानी कि याददाश्त एक अलमारी की तरह है और सभी घटनाएं इसमें अलग अलग फाइल्स की तरह पड़ी हैं, हम जब चाहें किसी भी फाइल को निकाल कर देख सकते हैं। पर यह सही नहीं है। मेमोरी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तक जाने की निरंतरता है। मेमोरी पजल पीसेस की तरह होती है। आपको अपने बच्चे की मदद करनी है कि इन टुकड़ों को एकत्रित करके एक पूरी बेहतरीन तस्वीर बनाए और डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय रीडायरेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को स्कूल की रिसेस के समय धक्का मारकर स्कूल में उसके दोस्त ने झूले से गिरा दिया। अब सारी छुट्टी के बाद जब वह घर आया तो वह बहुत अपसेट था और डरा हुआ था। आपने स्टोरी टेलिंग की सहायता से उसे शांत करते हुए, राइट ब्रेन से कनेक्ट करते हुए, समानुभूति यानी एम्पैथी का प्रदर्शन करते हुए उससे कहा कि यह वाकई ही बहुत दर्द भरा इंसिडेंस था
फिर मेमोरी इंटीग्रेशन करते हुए उसके लेफ्ट ब्रेन की ओर जाते हुए उसे भविष्य में फिर से ये घटना होने पर विकल्प बताएं कि वो टीचर से बात कर सकता है, वो दूसरे फ्रेंड्स की मदद ले सकता है। इन सभी विकल्पों की चर्चा करें। इसके बाद आप उन्हें ये भी सिखाएं कि किसी दूसरे के साथ ये घटना होने पर किस तरह वो अपने दोस्त की मदद कर सकती हैं। इस तरह हम उसकी मेमोरी इंटीग्रेशन के साथ मोरल वैल्यूज़ भी विकसित करते हैं। फिर रिमेंबर टू रिमेंबर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ दिनों बाद फिर से उस घटना के बारे में पूछें, तो फिर वो घटना पजल पीसेस जो है उस घटना के जुड़ने लगेंगे और उसकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी भी इंटीग्रेट होने लगेगी और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रोथ होगी। नेक्स्ट टेक्निक है लेट द क्लाउड्स ऑफ इमोशन रोल बाय। बच्चों को ही नहीं, हमें भी ये समझना है कि फीलिंग्स कम एंड गो। आमतौर पर भावनाएं अस्थायी तौर पर केवल 90 सेकंड के लिए ठहरती हैं, तो हमें बच्चों को ये समझाना है कि मैं उदास होने की बजाय मैं अभी उदास महसूस कर रहा हूँ सही वाक्य है। आमतौर पर 5 साल की उम्र तक बच्चे की भाषा के विकास के साथ आप उससे भावनात्मक चर्चाएं आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है SIFT, SIFT। S स्टैंड्स फॉर सेंसेशन, जिसका अर्थ मैसेजेस से है। I फॉर इमेजिनेशन, जो कि हमारे राइट ब्रेन का काम है। F फॉर फीलिंग्स, जो कि लेफ्ट ब्रेन का काम है। एंड देन एट लास्ट इट कम्स टू T, यानी कि थॉट, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। किसी भी घटना में आप बहुत गहराई से अगर बात करना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न इस स्ट्रैटेजी के आधार पर फ्रेम कर सकते हैं। जब भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले हमें फिजिकल सेंसेशंस यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियों में अपनी हलचल महसूस होती है। आपका सिर दर्द हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है। उसके बाद आई इम्प्रेशन, इमेजेस, यानी कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ इमेज क्रिएट होती है। या तो आप उस घटना के बारे में जब रिवाइंड करते हैं तो आपको, या आप उसे मार रहे हैं या आपको मारा गया, जो भी उस समय हुआ उसकी इमेजेस बनती हैं। आफ्टर दैट इमोशंस, आपके इमोशंस बाहर आते हैं। आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि उस समय वह उदास महसूस कर रहा था, गुस्से में था, किस तरह की फीलिंग्स जो है उसमें आ रही थी। आफ्टर दैट T फॉर थॉट्स, आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगती हैं। तो इन एप्लीकेशंस का ध्यान रखते हुए आप अपनी इमोशंस और अपनी वार्तालाप को गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं और बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी नंबर 10, माइंड साइट। ऑथर ने हमें बहुत ही प्यारा शब्द दिया है, माइंड साइट। आपने इनसाइट सुना होगा, हाइंडसाइट सुना होगा, पर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, माइंड साइट शब्द डेनियल सीगर द्वारा ही प्रयोग में लाया गया है। माइंड साइट अपने और दूसरे के दिमाग या मन को समझने की क्षमता है। इस टेक्निक के अंतर्गत मेडिटेशन, प्लेफुल एक्टिविटीज़ या इमेजिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका बच्चा गुस्से में है, आप उसकी कल्पना शक्ति से उसे किसी शांत जगह पर ले जाएं। आप उसे स्विमिंग क्लास में जाते हुए, स्विमिंग करते हुए इमेजिन करवा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप उसे अपने दादाजी की गोद में बैठे हुए ही स्मरण करवा सकते हैं। इससे आप उसका मन शांत कर सकते हैं और उस पर किसी भी नेगेटिव फीलिंग या इमोशंस का हावी होना रोक सकते हैं। मान लीजिए बच्चा फेल हो जाता है, उसे लगता है कि मेरा तो जीवन ही बेकार है, तो माइंड साइट के ज़रिए हमें उसे बड़ी तस्वीर पर फोकस करवाना है। अगर वो बच्चे को लगता है कि मेरा जीवन बेकार हो गया, अभी मैं फेल हो गया, तो उसकी उम्र जाने, मान लीजिए वे 17 साल का है, तो फेल तो केवल 1 साल हुआ है, तो 16 साल तो उसकी अच्छी यादें जुड़ी है। तो इस तरह से माइंड साइट के ज़रिए वो अपनी इमोशंस पर और नेगेटिव फीलिंग्स पर इजीली कंट्रोल पा सकता है। नाउ टेक्निक नंबर 11, फैमिली फन फैक्टर। क्या आप अपने बच्चे को वीकेंड पर डिनर पर ले जाते हैं, वहाँ उसे मेन्यू नहीं देखने देते, ऑर्डर नहीं करने देते, फिर उसके डाइनिंग एटिकेट्स अच्छे न होने पर उसे घूरते रहते हैं,
उसके व्यवहार के लिए उस पर आंखें निकालते हैं और घर आने पर मैनर्स और डिसिप्लिन पर एक बड़ा भाषण देते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने परिवार और बच्चों को खुश रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, फैमिली फन फैक्टर से तात्पर्य है कि आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, पॉजिटिव मेमोरीज बिल्ड करें और अपना रिश्ता मजबूत करें। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कनेक्ट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। हमें उन्हें चर्चा या बहस करते वक्त मैं के स्थान पर हम शब्द को ध्यान में रखना सिखाना है। किसी भी किस्म के टकराव को एक विकास के अवसर के रूप में देखते हुए हमें उन्हें गाइड करना है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए हमें मन और दिमाग को खुद के साथ साथ दूसरे प्राणियों और मनुष्यों के साथ भी हेल्दी रिलेशन डेवलप करने के लिए ट्रेन करना चाहिए। इसे मी वी रिलेशन कहा जाता है। तो इन 12 टेक्निक्स के साथ दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि इन 12 रणनीतियों से माता पिता अपने बच्चे के दिमाग को स्वस्थ और खुश रख सकते हैं और रोज़ाना जीवन में आने वाली चुनौतियों को हल करके जीवन के महत्वपूर्ण कौशल और मूल्य सिखाने में बहुत ही मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।